Okay, so let's begin with starting the revision of the last class. So लास्ट क्लास में सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन देखा। क्या क्वेश्चन था कि इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पे और फोर्स अप्लाइड किया गया 2 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। और हमसे पूछा गया कि फाइंड वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 3 सेकेंड्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट 3 सेकेंड्स। सो इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट क्या है कि 2 सेकेंड तक ही ये वाला फोर्स अप्लाई हो रहा है 10 न्यूटन, 2 सेकेंड के बाद नहीं अप्लाई हो रहा। सो इसके वर्क डन की कंसिडरेशन के लिए 2 सेकेंड का ही डिस्प्लेसमेंट चाहिए, उसके बाद तो फोर्स ज़ीरो है अप्लाइड वाला, है ना। सो इस वाले फोर्स के कंसिडरेशन के लिए वी हैव टू गेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टाइम पीरियड फ्रॉम टी इक्वल्स टू 0 टू टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, ठीक है। फ्रिक्शन लेकिन थ्रू आउट लग रहा है 0 से लेके 3 सेकेंड्स तक, तो फ्रिक्शन के लिए हमें पूरा का पूरा ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है। फिर दोनों का वर्क निकाल लिया, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, ठीक है। फिर हमने देखा बहुत इंपॉर्टेंट वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस ऑन एनी बॉडी, ऑन एनी पार्टिकल और एनी सिस्टम इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट करस्पॉन्डिंग बॉडी और करस्पॉन्डिंग पार्टिकल या करस्पॉन्डिंग सिस्टम जिस पे भी हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं। दिस इज एज सिंपल एज इट इज़ कि वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेज इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें अटेंटिवली हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वर्क डन कौन कौन से आएंगे। अच्छा, एक और क्या ट्विस्ट है इसमें कि अगर इंटरनल फोर्स भी वर्क करने लग जाएं तो वो भी इंक्लूड होंगे यहाँ पे, ठीक है। सो दिस वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस इंक्लूड्स द वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस एज वेल एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। तो एक सिचुएशन सॉल्व की सबसे पहले हमने, एक ब्लॉक है उसको ड्रॉप किया, तो बताओ एच हाइट पर जब नीचे पहुँच जाएगा ये तो इसकी स्पीड क्या होगी। सो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दी इसमें। कौन वर्क कर रहा है इस ब्लॉक पे यहाँ से यहाँ तक? केवल और केवल ग्रेविटी, एक ही फोर्स लग रहा है उस पर, ठीक। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी वी के टर्म्स में हाफ एम वी स्क्वायर लिख दी। शुरुआत में ज़ीरो से ड्रॉप किया गया था, ज़ीरो स्पीड से, तो शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। तो बहुत अटेंटिवली ये सारी चीज़ें लिखी। वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होगा, है ना। क्यों होगा पॉजिटिव? कि नीचे जा रहा है, एल्जेब्रिकली लिखना है अपन को, है ना। माइनस एम जी एच लिख देते अगर गलती से तो फिर गलत आंसर आ जाता। तो अटेंटिवली ये सारी चीज़ें लिख के हमने वेलोसिटी बता दी टकराते टाइम, ठीक है। दूसरी सिचुएशन कि हमने इसको यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, ठीक। तो एच हाइट से जब ये प्रोजेक्टाइल नीचे गिरेगा तब फिर इसकी स्पीड क्या होगी ये बताना है हमें। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई, वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस, यहाँ भी केवल और केवल ग्रेविटी का ही वर्क डन है। अच्छा, के फाइनल माइनस के इनिशियल, अब के इनिशियल ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि शुरुआत में उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, तो इसलिए। अच्छा, एक और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा कि इसको ऐसे फेंक देते, ऐसे फेंक देते, ऐसे फेंक देते, कैसे भी फेंक देते, ज़मीन से टकराते टाइम आंसर सेम ही आना था क्योंकि थीटा का कोई कंसिड्रेशन नहीं है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि अ पार्टिकल इज़ रिलीज फ्रॉम हाइट h अबव द ग्राउंड। एक पार्टिकल को हाइट h ऊपर से नीचे रिलीज़ कर दिया गया। इट इज़ फाउंड दैट इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद स्पीड ऑफ √gh। टकराते टाइम इसकी स्पीड थी √gh। तुमसे पूछा गया फाइंड वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्सेस। कैन यू ऑल सी सर स्क्रीन? प्रताप टी, आई थिंक ये हर्षिता है। मुझे आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है, पता नहीं क्यों पूरा ब्लैक दिख रहा है। ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन वर्क कर रहा है? एक तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा और एक वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्सेस आएगा। यही बताना है हमसे, सवाल में यही चीज़ पूछी गई है ना। इट इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ग्रेविटी तो हम हॉरिजॉन्टल पोजीशंस में डिफरेंस के थ्रू लिख सकते हैं, दैट विल बी प्लस mgh। तो यहाँ से वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस आ गया। तो ये वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस हम ऐसे तो फाइंड कर नहीं सकते थे क्योंकि वी डू नॉट नो कि भाई फोर्स कितना है एयर रेजिस्टेंस का, और ये भी नहीं पता है कि किस तरीके से वो वैरी कर रहा है। लेकिन अगर हमें फाइनल स्पीड हमने मान लो सपोज कुछ स्पीडोमीटर से कैलकुलेट कर ली तो इसकी वजह से अपन वर्क कैलकुलेट कर पाएंगे। नेगेटिव में आया आंसर, इसका क्या मतलब है कि विस्कस फोर्स है, इतनी एनर्जी लूज़ कर गया हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए कि यहाँ पे एक पाइवेटेड पॉइंट है
उससे स्ट्रिंग लटकी हुई है और हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे एक मास m है, उसको यहाँ से ड्रॉप कर दिया। तो ड्रॉप कर दिया तो कैसे जाएगा वो? ऐसे सर्कुलर मोशन में जाएगा। तो हमें स्पीड बतानी है जब एग्जैक्टली वर्टिकली डाउन पोजीशन पे आ जाए यहाँ पे। ये पहला पार्ट ऑफ क्वेश्चन। दूसरा पार्ट ऑफ क्वेश्चन कि यहाँ पे होता तब उसकी स्पीड कितनी होती, ये 45 डिग्री एंगल पे। तो यहाँ पे भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई। इंपॉर्टेंट बात क्या है, वर्क डन बाय टेंशन जीरो होगा क्योंकि टेंशन इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन एवरी पॉइंट। दूसरा फोर्स केवल ग्रेविटी लग रहा है। अच्छा, किस पे लगा रहे हैं ये अपन वर्क एनर्जी थ्योरम? स्ट्रिंग पे नहीं, पाइवट पे नहीं, इस ब्लॉक पे, इस पार्टिकल पे इस पार्टिकल पे लगा रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है, जिस पे लगा रहे हैं पार्टिकल पे, उसी के पे सभी फोर्सेस की वजह से वर्क आएगा और उसी की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगी। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि वर्क लगा रहे हैं हम एक पार्टिकल पे और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसी तीसरे की पार्टिकल की लगा दी। दिस इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, 45 डिग्री पे वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे लिखा? हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जो डिफरेंस है उसको हमने इस एल को रिजॉल्व करके लिखा, एल कॉस 45। सो एम जी एल कॉस 45 आ गया यहाँ पे। फिर एक और क्वेश्चन कि फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक बिफोर इट कम्स टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या सिचुएशन थी? एक ब्लॉक था इंक्लाइन प्लेन पे जो रफ था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू था, वहाँ पे हमने वी नॉट वेलोसिटी दे के इसको ऊपर साइड छोड़ दिया, धक्का मार दिया। तो इस पोजीशन से लेके जब तक ये रेस्ट पे आ जाए तब तक ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ये हमें बताना था। तो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दी इस पर। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस ब्लॉक पर? एक तो फ्रिक्शन की वजह से वर्क आएगा, एक तो ग्रेविटी की वजह से वर्क आएगा, और एक नॉर्मल रिएक्शन तो नॉर्मल की वजह से वर्क आ सकता है। नॉर्मल की वजह से वर्क ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हमने तुरंत ज़ीरो लिख दिया। बचा क्या? बचा वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी कॉस थीटा होती है ऐसे केसेस में, डिस्प्लेसमेंट ऐसे तो मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस में आएगा क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? एम जी एस इंटू साइन थीटा, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल पोजीशंस में डिफरेंस कितना है? एस साइन थीटा। ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे तो ये एस साइन थीटा होगा, और ये भी नेगेटिव आएगा क्यों? क्योंकि ऊपर जा रही है बॉडी। इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर है। तो बस फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया। ठीक है, फिर ये होमवर्क करने के लिए कहा था, होपफुली तुमने किया होगा। नहीं किया होगा तो फिर भगवान ही मालिक है तुम्हारा। सो ध्यान से अब ये तुम्हें सॉल्व करना है। सो एक सिचुएशन है जिसमें एक पुली लटकी हुई है और पुली से लेफ्ट हैंड साइड एक ब्लॉक लटका हुआ है, और राइट हैंड साइड दूसरा ब्लॉक लटका हुआ है। इसका मास m है और इसका 2m है। सब कुछ आइडियल है, पुली फ्रिक्शनलेस है, स्ट्रिंग मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है। सो द क्वेश्चन इज यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम find speed of blocks when they move through a distance x। ठीक है, तो क्या सिचुएशन है यहाँ पे? ये ब्लॉक, ये पुली है, तो तुम अपने कॉमन सेंस से डिसाइड कर पाओगे कि कौन ऊपर जाएगा और कौन नीचे जाएगा। तो जब ये x मूव कर जाएंगे, ये x ऊपर पहुँच गया, सो क्लियरली ये x नीचे पहुँचेगा। तब हमें बताना है कि इनकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, और ऐसे कैलकुलेट करके, एक्सीलरेशन कैलकुलेट करके नहीं बताना है, हमें वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके बताना है कि यहाँ पे इनकी स्पीड कितनी होगी।
शुरुआत में तो रेस्ट से छोड़ा गया है, नहीं तो शुरुआत में स्पीड 0 है ना। इनिशियली दे वर एट रेस्ट, इनिशियली दे वर एट रेस्ट। तो जब ये x ऊपर नीचे मूव कर जाएंगे रिस्पेक्टिव, तब इनकी स्पीड क्या होगी ये बताना है हमें। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, 2 मिनट का टाइम मैं तुम्हें देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि क्या सिचुएशन है कि यहाँ पे x डिस्टेंस मूव करा जब ये, तो ये वाला ब्लॉक ऊपर x मूव कर गया, ठीक, और ये वाला ब्लॉक नीचे x मूव कर गया। दोनों बराबर ही मूव करेंगे क्योंकि एक स्ट्रिंग तो एक ही है, और दोनों स्ट्रिंग में सेम ही टेंशन होगा। ठीक है, क्या पूछा है, उसने पूछा है फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक्स व्हेन दे मूव थ्रू अ डिस्टेंस x। सो लेट्स से जब ये ब्लॉक यहाँ पहुँच गया तब इसकी स्पीड v हो गई, और जब ये ब्लॉक यहाँ पहुँचेगा तो इसकी स्पीड उस मोमेंट पे v ही रहेगी। ये बात समझ में आ रही है, इसकी v तो इसकी v, क्योंकि सेम ही स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का अगर एक पार्ट इधर v से जा रहा है तो यहाँ पे स्ट्रिंग का दूसरा पार्ट भी इधर v से जाएगा, कंस्ट्रेंट मोशन। तो ये डिसाइड कर लिया हमने। अच्छा, अब हमें तो v निकालना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड v। v निकालने के लिए अगर अपन पूरे सिस्टम में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें तो पूरे सिस्टम में कौन कौन है, 2 ब्लॉक से मिला जुला के, एक ये और एक ये। सो नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन द कंप्लीट सिस्टम, सो इट विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंप्लीट सिस्टम। सिस्टम में कौन कौन है, एक ये वाला मास और एक ये वाला मास। सो वर्क डन बाय सिस्टम क्या होगा, यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा, जो भी वर्क हुआ है सिस्टम पे वो देखना है। अच्छा, सिस्टम पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो ग्रेविटी और एक टेंशन। और टेंशन के बारे में हमें पता है कि टेंशन एक इंटरनल फोर्स की तरह होता है यहाँ पे, तो वर्क डन बाय टेंशन 0 हो जाएगा। सो वर्क डन बाय टेंशन विल बी 0। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे लिखें, वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखना बहुत आसान है। कैसे, एक एम ब्लॉक ऊपर गया x डिस्टेंस पे, सो इसकी वजह से वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा, एम जी एक्स नेगेटिव में क्योंकि ऊपर गया है। और दूसरा ब्लॉक नीचे गया जिसका मास 2m है, वो कितना नीचे गया, x। तो कितना आएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी यहाँ पे, +2 mgx। सो नेट वर्क डन कितना होगा ग्रेविटी की वजह से, -mgx एंड +2 mgx। सो वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लिखेंगे, सर आपका माइक ऑफ है। बड़े जल्दी बोल दी ये बात। अरे सर वो मैं चैट में लिखा था सर, फिर फोन से फटाफट आया बोल दिया। भाई तुम लोग मतलब एकदम एक कोई बोल ही नहीं रहा है ये बात, तो मैं पूरा एक्सप्लेन किए जा रहा हूँ। ओ माय गॉड, मिटाओ सब, फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो देखो क्या सिचुएशन है यहाँ पे कि हमें वर्क एनर्जी थ्योरम से बताना है कि स्पीड ऑफ ब्लॉक्स क्या होंगी जब वो x डिस्टेंस मूव कर जाए। ठीक है, तो ऊपर कौन मूव करेगा, हल्का वाला मास, इसमें कोई शंका की बात ही नहीं है। कम ऑन कम ऑन, क्रैश हो गया है, रुक जाओ 1 मिनट अब। तो देखो क्या सिचुएशन है कि वर्क एनर्जी थ्योरम से हमें बताना है कि जब ब्लॉक्स x से डिस्प्लेस हो जाए ऊपर नीचे तब उनकी स्पीड क्या होगी। तो सबसे पहला तो इंट्यूटिवली सोचो, ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा x से और ये वाला x से नीचे जाएगा, तो इस ब्लॉक की पोजीशन यहाँ पे कहीं पे आ जाएगी और उस मोमेंट पे उसकी स्पीड हो जाएगी v। ठीक है, और ये 2m वाला ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा, उस मोमेंट पे उसकी स्पीड कितनी होगी, v ही रहेगी। क्यों रहेगी v, क्योंकि कंस्ट्रेंट मोशन कि इस मोमेंट पे जितनी वेलोसिटी से ये रस्सी का पॉइंट ऊपर जा रहा होगा उतने ही वेलोसिटी से ये इस रस्सी का पॉइंट ही नीचे आ रहा होगा, क्योंकि एक ही कनेक्टेड रस्सी है। ठीक है, सो
सबसे पहले हमने तय कर लिया कि यार इसकी भी स्पीड v है और इसकी भी स्पीड v है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जब ये x डिस्प्लेस हो गए ऊपर नीचे। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है हमें यही v फाइंड करना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, पूरे सिस्टम पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। सो वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस ऑन द सिस्टम इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में कौन कौन है, सिस्टम में एक तो ये ब्लॉक है और एक तो ये ब्लॉक है। पुली भी है सिस्टम में लेकिन वो तो डिस्प्लेस ही नहीं हो रही, तो किसी भी फोर्स की वजह से उस पर तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो ही होने वाला है, वर्क डन उस पर तो ज़ीरो ही होने वाला है। तो मतलब कुल मिला के हमारे कंसिड्रेशन में ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, दो ब्लॉक्स हैं सिस्टम में। ठीक है, अच्छा वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा सिस्टम पे, सिस्टम पे वर्क डन बाय टेंशन ज़ीरो होगा क्योंकि टेंशन एक इंटरनल फोर्स की तरह काम करेगी। सबसे पहले तो हमने ये सोचा कि कौन कौन वर्क कर रहा होगा, तो एक तो ग्रेविटी और एक टेंशन, और वर्क डन बाय टेंशन विल बी ज़ीरो क्योंकि इंटरनल फोर्स हो जाएगा इस पूरे सिस्टम में टेंशन, यहाँ इसको ऊपर खींच रहा है और इसको इधर खींच रहा है। सो अगर यहाँ से लिखेंगे अपन तो आएगा टी एक्स, यहाँ से लिखेंगे तो माइनस टी एक्स, सो इट विल बी ज़ीरो। सो वर्क डन बाय टेंशन ज़ीरो। किसी भी नज़रिए से सोचो इंटरनल फोर्स है अब सिस्टम के लिए, इसलिए वर्क डन ज़ीरो। स्ट्रेस दे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लो केवल इस पर लगाते वर्क एनर्जी थ्योरम तो फिर वर्क डन बाय टेंशन आता, केवल इस पर लगाते तो भी वर्क डन बाय टेंशन आया, लेकिन दोनों पे मिला के लगा दिया तब वर्क डन बाय टेंशन ज़ीरो आ गया क्योंकि दोनों का प्लस माइनस होकर ज़ीरो हो गया। ये चीज़ सीखे थे अपन। ठीक है, फिर वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी किस किस पे वर्क करेगा, एक तो ये वाले ब्लॉक पे और एक ये वाले ब्लॉक पे। पहला ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, और दूसरा ब्लॉक नीचे आ रहा है धरती की तरफ तो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी नेगेटिव। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन सर इज दूसरा इक्वल्स। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होगी ना। क्या बोलना चाहते हो निखिल? सर जब दूसरा ब्लॉक नीचे आ रहा है तो वर्क हाँ डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होगी ना। हाँ बिल्कुल, यही बात कही शायद मैंने कि ये नीचे आ रहा है तो इस पर वर्क, नेगेटिव कहा था। अच्छा कोई बात नहीं, स्लिप ऑफ टंग। तो ये ऊपर जा रहा है इसलिए इस पर वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव, और ये नीचे आ रहा है इसलिए इस पर वर्क डन पॉजिटिव। सो अब ओवरऑल ऐसे एक बार स्ट्रक्चर में लिख देते हैं पूरी इक्वेशन को ताकि दिमाग को चैन मिल जाए। ठीक है, तो ये तो लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन, जिसमें से वर्क डन बाय टेंशन तो ज़ीरो डिसाइड कर ही चुके हैं अपन। और यहाँ क्या आएगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल। के इनिशियल शुरुआत में सिस्टम रेस्ट पे था तो ज़ीरो। फाइनली कौन कौन मूव कर रहा है, सिस्टम में दो पार्टिकल्स हैं, एक तो ये और एक ये, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं। पहले की लिखी हाफ एम वी स्क्वायर क्योंकि पहले वाले का मास एम है, प्लस हाफ 2m v²। ठीक, क्योंकि दूसरे वाले का मास 2m है। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखते हैं इस वाले ब्लॉक पर mgx नेगेटिव में, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mgx नेगेटिव में पहले ब्लॉक पर, और दूसरे ब्लॉक पर पॉजिटिव में 2mgx इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व किया। देखो ऐसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का तेज़ तरीका क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट्स देखो mv² तो सेम ही है दोनों में, कोफिशिएंट देखो यहाँ से कोफिशिएंट हाफ बन रहा है और यहाँ से कोफिशिएंट 2/2 दैट इज़ 1 बन रहा है, सो 1, और जो बचा उसको तो वैसे ही लिख दो। यहाँ पे कोफिशिएंट देखो, यहाँ पे कोफिशिएंट -1 है और यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, तो -1 + 2, तो जो बचा हुआ है उसको ऐसे एज इट इज़ लिख दो mgx इज इक्वल्स टू 3/2 mv²। तो m से m कट गया, यहाँ पे 2 - 1 इज़ 1, सो दिस इज़ 2gx/3 इज इक्वल्स टू v²। v की वैल्यू आ गई यहाँ से √2/3 gx। तो इतनी स्पीड होगी उनकी x डिस्टेंस ऊपर नीचे पहुँचने पर। ये आंसर आ गया। आ रही है बात समझ में? तो अब ये कैसे डिसाइड किया कि मतलब अब समझने वाली बात कि सिस्टम पे क्यों लगा दिया वर्क डन, एक पार्टिकल पे क्यों नहीं लगाया। चलो किसी के दिमाग में अगर ये बात हो रही हो कि यार एक पार्टिकल पे लगाना चाहिए था, तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम m वाले ब्लॉक पर लगाते हैं। ऐसे ही मतलब क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, बस एनालिसिस कर रहे हैं। सो वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस ऑन m वाला ब्लॉक इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ m वाला ब्लॉक। सो कौन कौन वर्क करता है यहाँ पे,
इस वाले ब्लॉक पे एक तो ग्रेविटी वर्क कर रहा है और एक टेंशन वर्क कर रहा है, 2 फोर्स लग रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट ऊपर साइड है x, तो अब डायरेक्टली लिखता हूँ दोनों की वजह से वर्क डन। माइनस mgx तो हो गया ग्रेविटी की वजह से, और टेंशन की वजह से tx हो गया, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m, सो हाफ mv² माइनस 0। तो अब जब इस इक्वेशन को तुम देखो तो यहाँ पे कितने अननोन है, यहाँ पे v अननोन है, t अननोन है, 2 अननोन है और एक इक्वेशन है हमारे पास, तो बात नहीं बनेगी, है ना। सिमिलरली अगर कोई बोले कि यार 2m वाले पे लगाओ वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेज ऑन 2m ब्लॉक इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2m ब्लॉक। सो 2m वाले ब्लॉक को देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। टेंशन लग रहा है यहाँ पे, 2mg लग रहा है यहाँ पे, और डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ है x, ठीक है। तो लिखा है यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी इज प्लस 2mgx एंड वर्क डन बाय टेंशन इज माइनस tx इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ 2m v² माइनस 0, इनिशियली 0 थी। तो अगेन फिर यहाँ पे क्या, हमें t नहीं पता, है ना। तो अब लेकिन अगर इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दिया जाए तो tx और माइनस tx कट जाएंगे। तो अब तुम गौर से देखो, वो यही तो किया है सिस्टम पे, जब लगाया है हमने वर्क एनर्जी थ्योरम, तो इन दोनों को ऐड करके जो रिजल्ट मिलेगा वो डायरेक्टली ही मिल गया, है ना। ये चीज़ 0 हो गई वर्क डन बाय टेंशन। वर्क डन बाय टेंशन ब्लॉक ए पर tx था प्लस में, दूसरे ब्लॉक पर माइनस tx था, ठीक। तो ऐड कर देंगे उसको तो फिर 0 हो जाएगा। तो ये कुल मिला के हमने पूरे सिस्टम पे ही लगा दिया, ठीक है। अच्छा, ये मैं क्यों अननेसेसरी इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे मान लो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ गया, तो तुमने इसको कमिट कर बैठे, तो फिर तुम्हें लगा कि अब इस पे भी लगाना पड़ेगा, फिर इसको लिखा, दोनों को लिख के ऐड की इक्वेशन, तो तुमने अपना काम ही बढ़ा लिया। इससे बढ़िया आराम से ठंडे दिमाग से बैठ के हम पहले सोचेंगे कि कहाँ से कहाँ तक वर्क डन लगाना है और किस पर लगाना है ना। तो टेंशन तो हमें चाहिए नहीं थी, टेंशन अगर चाहिए रहती तो फिर अपन कुछ और सोचते, लेकिन हमें तो वी चाहिए था, इसलिए सिस्टम पे डायरेक्टली ही लगा दिया यहाँ पे। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें तुम दिमाग लगाओ। सो एक ऐसे इंक्लाइंड सरफेस है और उसका इंक्लिनेशन यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, उसके बाद फिर हॉरिजॉन्टल बन गया वो सरफेस, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है छोटा सा, जिसका मास m है, और शुरुआत में उसकी इनिशियल स्पीड 0 है, यानी कि रेस्ट से उसको छुड़ा। ये जो हाइट है ये h है, ठीक। ये वाले पॉइंट को बोल देते हैं a, इसको बोल देते हैं b, इसको बोल देते हैं c, ठीक। और जो BC सरफेस है वो रफ है, BC सरफेस इज रफ, बट ये जो इंक्लाइंड सरफेस है ना, ये रफ नहीं है, दिस इज स्मूथ, ठीक है। और ये वाली जो लेंथ है ये दी हुई है BC इज इक्वल्स टू D। सो द सिचुएशन इज block is released from point A, finally it comes to rest at C. So find coefficient of friction mu, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। तो ज़रा लगाओ दिमाग इसमें, कैसे करेंगे इसको। कि देखो क्या सिचुएशन है यहाँ पे। सबसे पहले तो सिचुएशन समझते हैं, कोई मतलब जल्दी नहीं है अपन को आंसर तक पहुँचने की। सबसे पहले तो समझते हैं कि पूछा क्या गया है। ब्लॉक को यहाँ से रिलीज़ किया गया, ठीक है, और ऐसे गया वो लुढ़कता हुआ, तो कुछ
स्पीड अटेन कर लेगा यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, ठीक। और उसके बाद फिर फ्रिक्शन महसूस होने लगेगा उसे, तो फिर कुछ स्पीड लूज़ कर देगा अपनी, और फिर फाइनली यहाँ पे रेस्ट पे आ जाएगा। तो अब इसको एनर्जी के टर्म्स में समझते हैं अपन, कि यहाँ से जब ये यहाँ पहुँचा, इसको बोल देते हैं लेट से पहली पोजीशन, और इसको बोल देते हैं दूसरी पोजीशन। सो पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन में इसने स्पीड एक्वायर की, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर की। वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई? वो काइनेटिक एनर्जी आई ग्रेविटेशन की वजह से जो वर्क हुआ, है ना। कोई ऑब्जेक्ट को अगर तुमने नीचे छोड़ दिया, ऊपर से नीचे के लिए छोड़ दिया, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, उसे जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है वहाँ से काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। तो पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे उसको काइनेटिक एनर्जी मिल गई कुछ। फिर तीसरी पोजीशन पे, दूसरे से तीसरी पोजीशन पे वो रेस्ट पे आ गया, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई। कहाँ लॉस हो गई? वो फ्रिक्शन में लॉस हो गई। ये बात समझ में आ रही है? इसको एनर्जी कंसिडरेशन के टर्म से समझते हैं। पहले से दूसरे में इसने काइनेटिक एनर्जी एक्वायर की। वो कहाँ से आई काइनेटिक एनर्जी? वो काइनेटिक एनर्जी आई वर्क डन बाय ग्रेविटी की वजह से। वो वर्क जो ग्रेविटी ने किया वो कन्वर्ट हुआ काइनेटिक एनर्जी में। उसके बाद ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली गई? काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई फ्रिक्शन में, 2 से 3 में। सो अगर इसको अपन एनर्जी के टर्म्स में सोचें, सो डायरेक्टली 1 से लेके 3 तक हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। सो सॉल्यूशन, वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम 1 to 3 किस पे लगा रहे हैं? इस पार्टिकल पे, ऑन m। सो वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक। किस पे लगा रहे हैं? m पे लगा रहे हैं। सो वर्क डन m पे लिखना है, और काइनेटिक एनर्जी का चेंज जो है वो भी m का लिखना है, ठीक है। तो कौन कौन वर्क कर रहा है इसके पहले से तीसरी पोजीशन पे पहुंचने में? यहाँ से यहाँ तक तो ग्रेविटी वर्क कर रही है। कितना वर्क कर रही है यही लिख देता हूँ मैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा mgh प्लस में, क्यों? हॉरिजॉन्टल पोजीशन में डिफरेंस देखो, h का डिफरेंस है और नीचे जा रहा है तो प्लस mgh, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्शन का कोई वर्क नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन तो यहीं से शुरू हुआ, ठीक है। फिर सेकंड पोजीशन से थर्ड पोजीशन में ग्रेविटी ने कोई वर्क नहीं किया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पोजीशन तो सेम ही है, ठीक। लेकिन किसने वर्क किया? फ्रिक्शन ने वर्क किया। कितना वर्क किया? वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू माइनस म्यू mg/d। ये कैसे लिख दिया? ये बात समझ में आए? इससे पहले नहीं आए तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। म्यू mg क्या है? म्यू mg होगा नॉर्मल रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय म्यू, तो ये फ्रिक्शन लिखा है मैंने। तो वर्क डन कैसे लिखते हैं किसी भी चीज़ के लिए? कांस्टेंट फोर्स है तो फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डी का हुआ है। सो म्यू mg, फ्रिक्शन इज म्यू mg इंटू डी। और यहाँ माइनस क्यों? क्योंकि जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट फोर्स लग रहा है, ठीक है। ठीक। अब कोई बच्चा बोलेगा कि भाई नॉर्मल भी तो लग रहा होगा रास्ते में, उसकी वजह से वर्क नहीं आएगा क्या? तो बिल्कुल आएगा, लेकिन उसकी वैल्यू होगी 0। क्यों? क्योंकि नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, इसलिए उसकी वजह से वर्क डन 0। तो वर्क डन किस किस की वजह से आएगा? एक तो आएगा वर्क डन ग्रेविटी की वजह से, एक आएगा वर्क डन फ्रिक्शन की वजह से, एक आएगा वर्क डन नॉर्मल की वजह से, जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। एंड सम ऑफ ऑल दीज वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कहाँ से कहाँ लगा रहे हैं हम ये वर्क एनर्जी थ्योरम? फर्स्ट पोजीशन से लेके थर्ड पोजीशन तक, यानी कि थर्ड पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी है माइनस जो फर्स्ट पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी है वो लिखना है यहाँ। तो देखो फाइनली थर्ड पोजीशन पे कितनी काइनेटिक एनर्जी है? यहाँ पे आके रुक गया यानी कि 0 काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे जब शुरुआत में ए पोजीशन पे था तब भी रुका हुआ था, तब भी 0 काइनेटिक एनर्जी। तो ये वाली चीज़ हो जाएगी 0 माइनस 0। तो कुल मिला के वर्क डन बाय ग्रेविटी लिख दिया यहाँ पे कितना है, जो कि प्लस mgh। सो mgh एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिख दिया, दैट इज़ माइनस म्यू mg/d। वर्क डन बाय नॉर्मल ये 0, और राइट हैंड साइड 0 माइनस 0 दैट इज़ 0। सो 0, तो यहाँ से d निकल के आ जाएगा। सो mgd इज इक्वल्स टू mgh इज इक्वल्स टू म्यू mg/d। सो m से m कट गया, म्यू की g से g कट गया, म्यू की वैल्यू आ गई यहाँ से, b इज इक्वल्स टू h/d। यही है हमारा आंसर।
बताओ ये बात समझ में आई? वर्क एनर्जी थ्योरम का हाँ सर। एप्लीकेशन है यहाँ पे। हाँ सर। एब्जॉर्ब करो इसको। To the next topic, that is P for power. ठीक है, तो वर्क डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, एक इंसान ने ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक गेहूं के 50 बोरे रख दिए, दूसरे इंसान ने भी रख दिए, दोनों आदमियों ने सेम काम किया, लेकिन एक आदमी को एक दिन लगा रखने में और एक आदमी को 1 महीना लगा। तो अब अंतर क्या है? अंतर है रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि किसने जल्दी काम ख़त्म किया। ठीक है, सो वर्क कितना हुआ, वर्क तो सेम हुआ, लेकिन कितनी रेट से हुआ ये हमें पावर बताता है। सो पावर इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क. So power is defined as the time rate of doing work. ठीक है, चाहे कॉन्सेप्ट होता है एवरेज पावर, कि हम जो बचपन में पढ़ते थे ना, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, वो एवरेज पावर होता है। क्यों? क्योंकि हमें जैसे फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझो कि हमारे पास एक इवेंट है, यहाँ पे 50 बोरे रखे हुए हैं, उठा के यहाँ पे 50 बोरे शिफ्ट करने हैं ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक। तो 50 बोरे और यहाँ पे 50 बोरे शिफ्ट करने हैं। तो मान लो पहले 2 बोरे तो उसने बहुत ही मतलब एक मिनट में ही रख दिए, लेकिन अगले 2 बोरे उसने 1 घंटे का टाइम लिया, फिर अगले 3 बोरे उसने 10 मिनट में रखे। सो ऐसा यूनिफॉर्म रेट ऑफ डूइंग वर्क नहीं रहा ना, कभी वो तेज़ी से काम कर रहा है, कभी वो स्लोली कर रहा है। तो जो वर्क पर यूनिट टाइम हमें देता है वो एवरेज पावर देता है, इंस्टेंटेनियस पावर नहीं देता वो। ये बात समझ में आ रही है? सो जो फॉर्मूला हम बचपन में पढ़ते थे, वर्क इज इक्वल्स टू दिस पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, वो एक्चुअली में एवरेज पावर होता है। सो बहुत आसानी से लिख लो इसको, एवरेज पावर इज नथिंग बट वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। इसको डिनोट करते हैं अपन पी एवरेज से। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा? तो इंस्टेंटेनियस पावर इज डिफाइंड एज डी डब्ल्यू बाई डी टी। जब ये टाइम जो है दिस इज टेंडिंग टू ज़ीरो हो जाए, यानी कि डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो ये बात अपन को याद रखनी है। ठीक है, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क भी स्केलर, टाइम भी स्केलर। सो पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो पहला पॉइंट लिखो इसमें, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है इसकी वाट। एसआई यूनिट इज वाट। ठीक है, जूल पर सेकेंड, वाट इज़ नथिंग बट जूल पर सेकेंड। ठीक है, 1 वाट इज़ नथिंग बट 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। अगर 1 वाट को डिफाइन करना है हमें, सो 1 वाट इज़ द पावर जनरेटेड व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज़ डन इन 1 सेकेंड। तो ऐसे अपन 1 वाट को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? डायमेंशन फार्मूला होगा, जो भी डायमेंशन फार्मूला एनर्जी का या वर्क का होता था, डिवाइडेड बाय टाइम। सो वर्क का क्या होता था? वर्क का होता था ml² t-2 डिवाइडेड बाय टाइम। सो इफेक्टिवली कितना हो गया ये? ml² t-3। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर।
अब इंस्टेंटेनियस पावर को थोड़ा फॉर्मली देख लेते हैं मैथमेटिकली कि हमें याद क्या रखना है. सो नेक्स्ट लिखो इंस्टेंटेनियस पावर. इंस्टेंटेनियस पावर. सो पावर इंस्टेंटेनियस को P से डिनोट कर रहे हैं. सो दैट इज dw/dt. सो इंस्टेंटेनियस पावर इज dw/dt. अब इसको गौर से देखो. ये dw क्या है? छोटा सा वर्क है ना. फोर्स जो वर्क छोटे से डिस्प्लेसमेंट को कराने में लगा रहा है वर्क, दैट इज dw. सो दिस कैन बी रिटन एज dw कैन बी रिटन एज f डॉट ds. ठीक है. और नीचे क्या है? नीचे है dt. एंड ds/dt इज व्हाट? ds/dt इज वेलोसिटी. सो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं f डॉट v. सो जो इंस्टेंटेनियस पावर है दैट इज़ बाय डेफिनेशन इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड उस मोमेंट पे वेलोसिटी जो भी है. सो f डॉट v. तो ये बात हमको याद रखनी है. इंस्टेंटेनियस पावर इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ f vector and velocity vector at that instant. किस इंस्टेंट पे? जिस इंस्टेंट पे हमें इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड करनी है. ठीक है. तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, दिख भी रहा है. दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? स्केलर. ठीक है. सो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. सो पावर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है या ज़ीरो भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि फोर्स और वेलोसिटी में क्या डायरेक्शन है. ठीक है. अच्छा, एक कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बता देता हूँ. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस तरफ होता है? ये बात मैंने तुम्हें बताई थी. सेंटर की तरफ होता है. यानी कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. यानी कि नेट फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. फोर्स किस तरफ होता है? सेंटर की तरफ, है ना. सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं जैसे. और ऑब्जेक्ट किधर ट्रैवल कर रहा होता है? वो तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा होता है ना. वेलोसिटी इज ऑलवेज इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन. तो देखो, फोर्स और वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर है यहाँ पे. ठीक है. सो फोर्स एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर. सो एफ डॉट वी क्या होगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में? एफ डॉट वी होगा ज़ीरो. ठीक है. क्यों होगा? क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे हैं. दो वेक्टर्स जो 90 डिग्री पर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ज़ीरो. तो ये बात अपन को याद रखनी है कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है? कि स्पीड कांस्टेंट है, v इज़ कांस्टेंट. v वेक्टर नहीं बोल रहा हूँ ना, v इज़ कांस्टेंट ऐसा नहीं बोल रहा हूँ. वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है. उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं. अगर स्पीड चेंज हो रही होती फिर ऐसा नहीं होता. सो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पावर ऑफ अप्लाइड फोर्स इज ज़ीरो. applied force is zero because f vector is perpendicular to v vector. f vector is perpendicular to v vector. ठीक है. तो ये बात अपन को याद रखनी है. कुल मिला के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से याद रखने का? कि जो इंस्टेंटेनियस पावर है दैट इज़ एफ डॉट वी. फोर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है वेलोसिटी के साथ तो वो इंस्टेंटेनियस पावर देगा. अच्छा, नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम लिख दिया तो फिर वो एवरेज पावर देगा. ओवरऑल जो भी इंटरवल में वर्क हुआ है वो एवरेज पावर बताएगा हमें. तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं.
यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिस पे इस तरफ 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये मोशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना। दिस इज कांस्टेंट और इट इज गिवन दैट दिस सरफेस इज रफ, ठीक है भाई। सो द सिचुएशन इज ऑब्जेक्ट इज मूविंग with constant velocity. So what is the power of external force and frictional force, ठीक है। तो ये बताना है हमें। तो देखो क्या सिचुएशन है, 50 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स लग रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी है, यानी कि नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। तो सिंस v इज़ कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्सीलरेशन इज़ 0 और नेट फोर्स इज़ 0, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर अप्लाइड फोर्स यहाँ पे 50 न्यूटन लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगना पड़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स भी 50 न्यूटन का ही लगना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों फोर्सेस यहाँ से हमने डिटरमाइन कर लिए, ठीक है। अब वेलोसिटी कितनी है इसकी, 1 मीटर पर सेकेंड इस तरफ अलॉन्ग द अप्लाइड फोर्स, और पावर किस किस की लिखनी है, पावर ऑफ एक्सटर्नल फोर्स यानी कि 50 न्यूटन की और फ्रिक्शनल फोर्स की। तो पावर ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू जो भी फोर्स है एक्सटर्नल वाला डॉट वेलोसिटी। सो एफ डॉट वी, एफ कितना है 50, वी कितना है 1 मीटर पर सेकेंड, और कॉस जो भी वी और एफ के बीच में एंगल है, so दोनों एक ही डायरेक्शन में है एफ और वी, तो यहाँ पे कितना आएगा 0 डिग्री। सो ये आ गया अपने पास 50 वाट, ठीक है। सिमिलरली पावर बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू जो भी फ्रिक्शन है डॉट वी इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है 50 न्यूटन, सो 50 न्यूटन, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना 1 मीटर पर सेकेंड, सो 1, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये इस तरफ और ये एग्जैक्टली इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि 180 डिग्री। सो कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री कितना होता है -1, तो ये हो गया -50 वाट। सो पावर बाय एक्सटर्नल फोर्स इज 50 वाट एंड पावर बाय फ्रिक्शन इज -50 वाट। आ रही है ये बात समझ में? नोट कर लो इसको। जब कभी बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हो तो नेट पावर कितनी होती है, जैसे इस क्वेश्चन में नेट पावर कितनी है, नेट पावर 0 है कि एक फोर्स की वजह से 50 वाट आ रहा है, दूसरे फोर्स की वजह से -50 वाट आ रहा है, सो नेट पावर इज़ 0। सो नेट पावर कैसे देखते हैं, बहुत सिंपल, सारी पावर्स को ऐड कर दो, नेट पावर आ जाएगी। सो नेट पावर इज़ द सम ऑफ इंडिविजुअल पावर्स, P1 प्लस P2 प्लस P3, जितने भी पावर्स हैं उतना। देखना इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं dW1/dt, इसको लिख सकते हैं dW2/dt, बिकॉज दीज पावर्स आर रेट ऑफ डूइंग द ऑफ रिस्पेक्टिंग वर्क्स। इसको लिख सकते हैं dW3/dt एंड सो ऑन। देखो इसमें एक ऑपरेटर d/dt को अगर कॉमन ले लिया जाए d/dt, तो क्या बचा अपने पास, W1 प्लस W2 प्लस W3 एंड सो ऑन। अब बाय वर्क एनर्जी थ्योरम सम ऑफ ऑल द फोर्सेस क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। सम वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो दिस कैन बी रिटन एज d/dt ऑफ वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस एंड दैट इन टर्न इज इक्वल्स टू d/dt ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक। सो
डी बाई डी टी ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये बात याद रखनी है। सो नेट पावर इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यही थी नेट पावर। सो अगर हमसे केवल नेट पावर पूछा जाए और जिस रेट से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही हो वो बता देंगे हम। तो द कंक्लूजन इज नेट पावर इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आपको जो मैथ्स में महारत हासिल कर चुके हैं उनको ये दिक्कत हो रही होगी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे तो डी लिखा हुआ है और यहाँ पे एक और डेल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, सो चेंज ऑफ चेंज इज़ नथिंग बट एक ही चेंज आएगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या, जैसे ये मोमेंटरली आएगा वर्क डन बाय ऑल क्वांटम फोर्सेस, अगर अपन उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालें। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आएगी, तो काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे। ठीक है, इसको ऐसे समझना है। ठीक है, मतलब इसको ऐसे देखो, और अगर नहीं मैथ्स में कुछ जो बहुत ज़्यादा पढ़ चुके होंगे उनको ये डाउट आ सकता है। तो तुम्हें तो अभी नहीं आ रहा होगा, मैं बता रहा हूँ, लेकिन जिसको आ रहा है उसको देखो कि इसको क्या लिख सकते हो। दिस इज़ वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस का छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट है। तो इसको ऑपरेटर की तरह मत देखो, इसको ऐसे देख लो। यहाँ पे क्या लिख दिया, डी डब्ल्यू ऑल बाई डी टी। अब इसको गौर से देखो, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ छोटा सा वर्क डन उस पर्टिकुलर इंस्टेंट डी टी में। तो जो छोटा सा वर्क डन है वो क्या होगा, वो छोटी सी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा अपॉन डी टी। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन राइट डी बाई डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फिर समझ में आएगा। तो बॉटम लाइन क्या है, हमें क्या याद रखना है नेट पावर के बारे में, कि सम ऑफ ऑल द पावर्स इन द सिस्टम इज़ द नेट पावर। जैसे पुराने सिचुएशन में एक पावर आ रही थी एक फोर्स की वजह से 50 वाट, दूसरी की वजह से आ रही थी -50 वाट। सो यहाँ पे नेट पावर कितना होता, 50 - 50 दैट इज़ 0। ठीक है, तो ऐसे ही अगर एक से ज़्यादा फोर्सेस लग जाएं, दो से ज़्यादा बहुत सारे हो जाएं, तो P1 + P2 + P3 ऐसे लिख देंगे। और इंडिविजुअल पावर को अपन dW1/dt लिख सकते हैं, dW2/dt लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। कंबाइन कर सकते हैं सारे वर्क्स को। सो ये वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस आ जाएगा और वही होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो हम फाइनली इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नेट पावर इज़ नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो प्लीज़ वॉच क्लोजली कि a stone is projected with velocity v at an angle theta with horizontal. So find out first part, average power of the gravity during time t, and second, instantaneous power due to gravitational force at time small t। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक स्टोन को प्रोजेक्ट किया गया v वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ है वो एंगल। तो क्या सिचुएशन है, सबसे पहले तो अपन डेजा वू याद कर लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। लेट्स से ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, तो यहाँ से उठा के हमने फेंक दिया v वेलोसिटी के साथ, थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी कि ये वाला एंगल थीटा है।
तो कैसा शेप होगा इसका, ऐसा कुछ प्रोजेक्शन का, प्रोजेक्टाइल ऐसे कुछ ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा, ठीक है। तो हमसे बोला गया कि एवरेज पावर बताओ ग्रेविटी के द्वारा ड्यूरिंग टाइम टी। तो लेट्स से कुछ रैंडम टाइम टी पे यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एवरेज पावर क्या होगी ये बताना है हमें, ठीक है। और दूसरा सवाल है इंस्टेंटेनियस पावर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एट टाइम टी। तो दूसरे सवाल में इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस पावर बताना है। इंस्टेंटेनियस इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जब ये टी पर यहाँ पर है तब एवरेज पावर क्या होगी ग्रेविटी की वजह से। दोनों क्वेश्चन में अंतर है। पहले क्वेश्चन में एवरेज पावर पूछ रही है, एवरेज पावर यानी कि 0 से लेके टी तक जितना भी एवरेज पावर है वो बताना है हमें। और सेकंड क्वेश्चन में तो इस मोमेंट पे पी इंस्टेंटेनियस बताना है, ठीक है। सो क्या पढ़ा अभी हमने, एवरेज पावर इज डिफाइंड एज टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। सो पी एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक लगाना है वर्क, यहाँ से यहाँ तक। कौन करेगा वर्क, वर्क डन करेगा अपना ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से पूछा है। सो दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल्स टू t सेकेंड्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो टाइम कितना लगा, t टाइम लगा, यहाँ से टाइमर शुरू और यहाँ पे पहुँच के टाइमर t बन गया। सो टाइम इज t। सो अब ये वर्क डन कैसे निकालें यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो आप सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं। तो सारी चीज़ें भूल जाओ, अपन को ये वर्क डन निकालना है ग्रेविटी का जब वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाए। सो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, फिर से बना लेते हैं एक बार डायग्राम। तो यहाँ से यहाँ पहुँचा तो ग्रेविटी तो कॉन्स्टेंटली एक ही डायरेक्शन में लग रही है mg। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा वाला लेना है हमें, डिस्प्लेसमेंट तो ये वाला लेना है, हॉरिजॉन्टल डिफरेंस, हॉरिजॉन्टल पोजीशंस में जो डिफरेंस है। सो लेट्स से ये वाला इसका y कोऑर्डिनेट है। y कोऑर्डिनेट लिखना जानते हैं अपन, कैसे जानते हैं y कोऑर्डिनेट लिखना, प्रोजेक्टाइल मोशन में सीखा था। कैसे लिखते थे, y एक्सिस में अगर इक्वेशन लगा दी, सो y इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो y आ जाता था। तो यू वाई कितना हुआ, यू वाई इज़ वी साइन थीटा, वी साइन थीटा। कैसे रिजॉल्व कर लो, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे वी कॉस थीटा और यहाँ पे वी साइन थीटा। तो हमें y डायरेक्शन वाले से ही मतलब है, इसलिए यू वाई इज़ वी साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई कितना है, ए वाई इज़ माइनस जी इन द y डायरेक्शन, सो माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। सो दिस इज़ द y, ये अपना y आया है यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू वी साइन थीटा इंटू टी माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर। ये आया अपना y। और वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा एम जी एच, एच कितना है y। सो वर्क डन, ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको मैं w बोल देता हूँ। सो कितना है ये एम जी वाई, पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है, सो नेगेटिव अपॉन टाइम अपॉन टी। अब उठा के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे, माइनस एम जी वाई की जगह क्या लिखा, ये लिखा यहाँ पे वी साइन थीटा टी माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी। तो सॉल्व कर दिया इसको, एक टी से एक टी कट गया, टी कॉमन निकल गया यहाँ से। सो एक टी से एक टी कट गया, सो फाइनली इट इज़ माइनस एम जी वी साइन थीटा माइनस माइनस प्लस एम जी स्क्वायर बाय 2 इंटू टी। तो बड़ा अजीब सा आंसर है पहले पार्ट का ये। तो फिर से देखो इसको, एवरेज पावर की डेफिनेशन क्या है, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। कहाँ से कहाँ तक निकालना है हमें, हमें निकालना है 0 जहाँ से फेंका गया टाइम टी इक्वल टू 0 से लेके कुछ रैंडम टाइम टी तक, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है ये एग्जैक्टली इसी पोजीशन पे, तो हर पोजीशन पे टाइम टी जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे इसकी पोजीशन भी चेंज होगी। हमने कुछ रैंडम मान लिया कि चलो ये है इतना।
तो वर्क कौन कर रहा है इस पर? वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल्स टू टी, इसको W बोल दिया। अब ये कैसे निकालें? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है, यहाँ से यहाँ पहुँचा है, तो अगर किसी तरीके से हमने इसमें हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जो डिफरेंस है वो निकाल लिया तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आ जाएगा mg/y माइनस में। सो ये y कैसे निकलेगा? y निकलेगा वही इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के, y डायरेक्शन में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई तो y निकल गया, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो ये वाली चीज़ें बहुत बारीकी से रखनी पड़ेंगी यहाँ पे साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए, जैसे प्रोजेक्टाइल में रखते थे। तो ये v साइन थीटा टी माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर, तो y निकल के आया, बस रख दिया वहाँ पे। तो ये वर्क था, दिस इज़ वर्क, लेकिन हमें क्या निकालना था? एवरेज पावर। सो वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो टाइम से भी डिवाइड कर दिया इसको, तो बस सॉल्व किया, फ्री आंसर आ गया। सो दिस इज़ द एवरेज पावर फ्रॉम टाइम टी इक्वल टू 0 से लेके टाइम टी इक्वल टू टी तक। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी है इसकी। दिस इज़ द एवरेज पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब दूसरे सवाल में क्या पूछा है उसने? दूसरे सवाल में पूछा है इंस्टेंटेनियस पावर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एट टाइम टी। तो अब इंस्टेंटेनियस पावर लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, है ना? पहले में तो एवरेज पावर लिखी थी, सेकेंड में हमें क्या लिखना है? इंस्टेंटेनियस पावर। सो हमारे पास क्या सिचुएशन है? ये इसकी ट्रेजेक्ट्री है और यहाँ पे लेट्स से रैंडम टाइम टी पे यहाँ पहुँच गया ये। ठीक, तो अब टोटल वर्क डन तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है? इंस्टेंटेनियस पावर होती है एफ डॉट वी। ठीक है, तो इस जब टाइम टी है, यहाँ पे फोर्स किस डायरेक्शन में? फोर्स तो नीचे की साइड है, कितना है जो है mg, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, दिस इज फोर्स। वेलोसिटी किस तरफ है? इसकी टेंजेंशियल। ठीक, तो टेंजेंशियल के अगर दो कंपोनेंट लें अपन, तो हमारे काम का कौन सा कंपोनेंट है? हमारे काम का तो केवल और केवल y कंपोनेंट है ना? तो दिस इज v, दिस इज vx, दूसरे कलर से बना लेते हैं, दिस इज x कंपोनेंट vx एंड दिस इज y कंपोनेंट vy। सो vx के साथ तो डॉट प्रोडक्ट f का 0 ही होना है क्योंकि वो 90 डिग्री पे। केवल और केवल किससे काम है? हमें vy से काम है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन vy लिखना चाहते हैं केवल। सो vy कैसे लिखें? vy इज इक्वल्स टू यू वाई टी यू टी यू प्लस ए टी, सो यू वाई प्लस ए वाई टी। वाई डायरेक्शन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी यहाँ पे। सो vy कितना होगा वही निकलेगा अभी, vy इज इक्वल्स टू यू वाई कितना है? शुरुआत में v था, ये u और थीटा एंगल पर, सो हमें y कंपोनेंट चाहिए यानी कि v साइन थीटा। सो दिस इज़ v साइन थीटा, v साइन थीटा। एक्सीलरेशन कहाँ है? नीचे की साइड है y में, सो माइनस जी, सो माइनस जी टी। तो ये तो निकल गया है अपना वी वाई, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, इसका डॉट किसके साथ करना है? इसका डॉट करना है हमें एम जी के साथ। ठीक है, सो पहले हाफ में एम जी किस तरफ है? एम जी है नीचे की साइड और वी वाई किधर है? ऊपर की साइड। ठीक, और दूसरे हाफ में क्या होगा? दूसरे हाफ में ये नीचे की साइड हो जाएगा। तो हमने हमारे कन्वेंशन के मुताबिक ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है? इसको ऊपर की साइड लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो फिर से एक बार अच्छे से, फोर्स किधर है? नीचे की साइड एम जी, और वी वाई किधर है? ऊपर की साइड। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। सो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे जब अपन, वही तो इंस्टेंटेनियस पावर है। सो इंस्टेंटेनियस पावर इज़ फोर्स वेक्टर दैट इज़ एम जी एंड वेलोसिटी वेक्टर दैट इज़ वी वाई। सो एफ डॉट वी लिखना है हमें, तो ये हो जाएगा एम जी इंटू वी, वी ये वाली चीज़ है, वी वाई इंटू कॉस 180 यानी कि -1। तो ये हो गया माइनस एम जी इंटू वी वाई उठा के रख दिया यहाँ पे, वी साइन थीटा माइनस जी टी। सो दिस इज माइनस एम जी वी साइन थीटा माइनस जी टी। ये आ गया इंस्टेंटेनियस पावर एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पर इंस्टेंटेनियस पावर ये है। एक बार फिर इंस्टेंटेनियस पावर के लिए क्या चाहिए हमको? हमें चाहिए फोर्स
और उसका डॉट प्रोडक्ट करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से। तो हमने कहा चलो रैंडम पॉइंट टी, जब टाइम टी इक्वल टू टी पर यहाँ पहुँच गया ये, ठीक है, किसी भी टाइम को कंसीडर कर लिया, जब ये यहाँ पहुँच गया तब फोर्स किस डायरेक्शन में है ग्रेविटी का? फोर्स तो नीचे की साइड है अनडाउटेडली, उसी की वजह से पावर निकालना है। वेलोसिटी लेकिन टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में है तो हमने उसके दो कंपोनेंट्स ले लिए, एक ये वी एक्स और एक वी वाई। सो वी एक्स की वजह से तो डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, वी वाई की वजह से ही आएगा डॉट प्रोडक्ट। सो वी वाई लिख लिया। वी वाई कैसे लिखें? वाई डायरेक्शन में हमने लगा दी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सारी चीज़ें वाई की लिख दी यहाँ पे। सो वी वाई इक्वल्स टू वी साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट लिया फोर्स वेक्टर का वेलोसिटी वेक्टर के साथ। सो फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है एम जी, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है वी वाई, और दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। सो कॉस 180 डिग्री कितना है -1। उठा के ये वी वाई की वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो आंसर मिल गया। ठीक है। सो क्लियरली फर्स्ट हाफ में तो पावर नेगेटिव होगी क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स इस तरफ है और वेलोसिटी ऊपर की साइड है। लेकिन सेकेंड हाफ में फोर्स भी इसी तरफ है और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट भी इसी तरफ है, तब फिर पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और एग्जैक्टली इस पॉइंट पर पावर हो जाएगी ज़ीरो, है ना, क्योंकि इधर पूरी की पूरी वेलोसिटी इस तरफ है और फोर्स उससे परपेंडिकुलर है। सो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पावर हो जाएगी ज़ीरो। ठीक है। तो अगर कोई इसका वेरिएशन बनाना के लिए हमसे कहे कि इसका वेरिएशन बनाओ, तो वो कुछ ऐसा बनेगा। वी आर प्लॉटिंग इंस्टेंटेनियस पावर वर्सेस टाइम। ज़ीरो रखो, इसमें ज़ीरो रखोगे जब, तो ये वाली चीज़ क्या बनेगी? -mg/v sin थीटा, मतलब नेगेटिव में आएगी। अच्छा, t की वैल्यू रख दो यहाँ पे v sin थीटा बाय g, तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। सो जब टाइम v sin थीटा बाय g हो गया तब ये ज़ीरो हो गई। और टाइम ऑफ फ्लाइट पे ये लीनियर कर्व बनेगा कि t की पावर 1 है, तो ऐसा बन जाएगा ये। यहाँ पे कितनी है पावर? यहाँ पे है -mg/v sin थीटा, और यहाँ पे सिमेट्रिक ग्राफ है इस वजह से +mg/v sin थीटा। यहाँ पे पावर ज़ीरो है और ये टाइम क्या है? दिस टाइम इज़ v sin थीटा बाय g। कैसे निकाला ये मैंने? यहाँ पे इसको ज़ीरो से इक्वेट कर दो, है ना। पावर को अगर ज़ीरो कर दिया, इस वाली चीज़ को अगर ज़ीरो कर दी, मतलब ये ब्रैकेट में जो लिखा है ये ज़ीरो होना चाहिए। सो दैट मीन्स जी टी इक्वल्स टू वी साइन थीटा। सो टाइम इज इक्वल टू वी साइन थीटा बाय जी। सो इस पर्टिकुलर टाइम पे पावर ज़ीरो हो जाएगी। ये टॉप मोस्ट पॉइंट होगा जब वो एकदम टॉप पॉइंट पे रहेगा, ठीक है। और करस्पॉन्डिंगली अगर इसके करस्पॉन्डिंग टाइम निकालना है, सो वो भी निकाल सकते हैं अपन। ये टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, दैट इज़ 2v sin थीटा बाय जी। सो लेट्स सी 9.4 का फोर्थ वाला क्वेश्चन, 9.2 का फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिया हुआ पार्टिकल ऑफ मास मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन with its velocity varying with the distance traveled according to the equation v is equals to alpha root x। तो एक पार्टिकल है, वो जा रहा है ऐसे हॉरिजॉन्टल, सीधा जा रहा है एकदम, x में ट्रैवल कर रहा है ना, ये x एक्सिस है, और उसका जो वेरिएशन है वेलोसिटी का वो x के साथ वेरी कर रहा है। सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अल्फा रूट x, वेयर अल्फा इज सम कांस्टेंट। फाइंड द टोटल वर्क डन by all the forces during a displacement from x is equals to 0 से x is equals to b। तो let's say x is equals to 0 यहाँ पे है और x is equals to b यहाँ पर है। तो हमसे पूछा गया कि यहाँ से यहाँ तक टोटल वर्क डन निकाल दो। तो बेहद आसान सा क्वेश्चन है ये। क्या वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस मुकाम पर जब ये b पर होगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तब इसकी वेलोसिटी होगी अल्फ़ा रूट जो भी x है, x क्या है? b के बराबर। सो ये हो गया। इस मुकाम पर यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी?
यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होगी अल्फ़ा रूट एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे 0, सो v इनिशियल इज 0 एंड v फाइनल इज अल्फ़ा रूट v. सो वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस क्या होगा, वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ एम v फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम v इनिशियल का स्क्वायर. v इनिशियल 0 है यहाँ, तो ये हो गया अपने पास हाफ एम v फाइनल का स्क्वायर. इस चीज़ का स्क्वायर कर दो, अल्फ़ा स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर अगर तो बी आ जाएगा. सो आंसर इज एम बी अल्फ़ा स्क्वायर बाय 2. ये आंसर हो जाएगा इसमें. आ रही है बात समझ में? तो सिंपल हाँ है. सर. सर और वर्क ये फिफ्थ वाला भी. फिफ्थ वाला अब 5 kg मास इज रेज्ड. सर सिक्स. सिक्स्थ वाला. सो अब 5 kg an object of mass m has a speed v naught as it passes through the origin. It is subjected to a retarding force given by fx is equals to minus ax, where a is positive constant. Find its x coordinate when it stops. तो फोर्स x के अलॉन्ग है यानी कि उसका मोशन भी x के अलॉन्ग हो रहा होगा. सो मतलब पूरी कहानी एक ही एक्सिस पे आधारित है. तो बना लिया हमने यहाँ पे. तो क्या इन्फॉर्मेशन दी गई कि जब वो ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन यानी कि x इक्वल टू 0, तब उसकी स्पीड थी v नॉट. ठीक है भाई. और इट इज़ सब्जेक्टेड टू द रिटार्डिंग फोर्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स, और उस पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज़ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स. ये फोर्स है. ठीक है भाई. तो हमें बताना है कि बताओ रिटार्डिंग फोर्स है तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी और कहीं पे जाके वो रुक जाएगा. सो लेट्स से एक्स इज इक्वल्स टू एक्स पे जाके रुक गया और ये है एक्स हमें फाइंड करना है. तो बहुत बढ़िया. क्या करें, वर्क डन निकाल देते हैं. वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि रुक चुका है यहाँ पे, वेलोसिटी 0. सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर. मास उसका m है. ठीक है. इज इक्वल्स टू वर्क डन. वर्क डन क्या होगा, एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन. अब एफ क्या है, एफ इज़ माइनस ए एक्स. सो यहाँ पे लिखा वेरिएबल फोर्स है इसलिए वर्क डन कैसे लिखना पड़ेगा, इस तरीके से. सर इंटीग्रल इक्वेशन क्यों लगानी है? क्योंकि वेरिएबल है ना दोस्त, एक्स के साथ वेरी कर रही है. एक्स की वैल्यू चेंज करेंगे तो फोर्स चेंज होगा. जब x1 रखा तो फोर्स कुछ और है, 2 रखा तो कुछ और है. यही तो चिल्ला चिल्ला के अपन सीख रहे थे कि जब वेरिएबल फोर्स हो तो हमें ये यूज़ करना है ना. यस सर. तो फिर क्या लिखें यहाँ पे, माइनस ए एक्स डी एक्स. लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके x तक. सो 0 से लेके x तक इज इक्वल्स टू माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर. सो माइनस ए तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है. अंदर क्या बचेगा, एक्स डी एक्स. एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2. लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके x तक इज इक्वल्स टू माइनस ए बाहर आ चुका है यहाँ, तो माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर. तो बस काटो लगाओ यहाँ पे. सो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर. सो माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया. क्या पूछा उसने पूछा है एक्स कोऑर्डिनेट ही पूछा है, यानी कि ये निकालना है हमें. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन ए. सो एक्स की वैल्यू आ गई अंडर रूट एम वी नॉट स्क्वायर बाई ए. ये आंसर है. यहाँ पे भी वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन. बस आराम से धीरे धीरे करते जाना है. सर एक मिनट थोड़ा नीचे करना, ऊपर. सॉरी समझ में नहीं आया ये मेरे को. जो आपने लिखा है ना ये, हाँ इंटीग्रल इक्वेशन लिखी है, हाँ फिर उसके बाद से लिमिट्स लगाई तब. हाँ. देखो यहाँ पे क्या वर्क डन लिखना है अपन को, तो एफ डॉट डी एक्स. अब एफ का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एफ इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स, तो उठा के माइनस ए एक्स रख दिया यहाँ पे डॉट डी एक्स. अब लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, लिमिट जहाँ से लगा रहे हैं हम वर्क डन फाइनल तक, तो शुरुआत कर रहे हैं एक्स इक्वल टू 0 से, तो 0 आ गई. और ख़त्म कर रहे हैं एक्स इक्वल टू एक्स पे, तो फाइनल लिमिट एक्स आ गई. उसके बाद फिर सॉल्व कर दिया उसको. हाँ सर. ठीक है. हाँ सर.
और कोई क्वेश्चन किसी का कुछ? नहीं सर, अभी तो 9.2 है तक ही है। ठीक है, अब आज का क्वेश्चन नोट करो। 9.8 में जो टॉपिक है दैट इज़ अ पावर ऑफ अ फोर्स। पावर ऑफ अ फोर्स। तो इसमें मात्र 2 एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल 9.17 एंड 9.18। सो दीज आर 2 क्वेश्चंस। और सेकेंड पार्ट है इसका इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज। इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज 9.5। इसमें है अपने 3 क्वेश्चंस। ठीक है, तो टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। इनको करने में तुम्हें आधा घंटा लगेगा। सो ये आज ही कर लेना कल की क्लास से पहले, ताकि पावर ख़त्म हो जाए पूरी तरीके से। सर हाँ, सर 9.1 से आने का क्वेश्चन बोल देंगे शायद, मेरे में दूसरा है ये वाला। कौन सा वाला? 9.17। 9.17 एग्जाम्पल। हाँ अ बॉल ऑफ मास 1 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर। यही है? नहीं सर, दूसरा है तो। अच्छा, तो तुम एक काम करना, इस टॉपिक में जाना, पावर ऑफ अ फोर्स वाले में। ठीक है, उसके हाँ अंदर सर। तुम्हें 2 क्वेश्चंस दिखेंगे, और उसके अंदर तुम्हें मतलब 2 की जगह 3 भी हो तो 3 कर लेना। और उसके अंदर फिर इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज दिखेगी दैट इज़ बेस्ड ऑन पावर ऑफ अ फोर्स। उसमें भी 3-4 क्वेश्चन जितने होंगे वो कर लेना। हाँ सर। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। बाय सर।